Hello student. Now in this video we will discuss the concept of expenditure, business expenditure. I mean business expenditure. What is business expenditure? What are its types? And how will you identify that which type of expenditure will be called capital and called revenue, है ना? इनकी पहचान भी हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जाने. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंडिचर. व्यापार में जितने सारे खर्च होते हैं उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर कहते हैं. कोई भी डिफाइन कर सकता है, लेकिन खर्च किसको कहते हैं? एक्सपेंडिचर का लिटरल मीनिंग आप जानते हो, खर्च या व्यय होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर. मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का क्या अर्थ होता है? हाउ विल यू डिफाइन द टर्म एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर रेफर्स टू sacrifice or releasing monetary resources to attain an objective or to satisfy an objective. यानी किसी उद्देश्य विशेष को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो भी मॉनेटरी रिसोर्सेज का, मौद्रिक संसाधनों का हम सेक्रीफाइस करते हैं यानी त्याग करते हैं, वह एक्सपेंडिचर कहलाता है. सपोज you have to acquire a piece of land. So whatever be monetary sacrifice you require to be made for the acquisition of the piece of land, that will be expenditure on acquisition of land. Similarly, आप जैसे पटना जाना चाहते हो या विदेश जाना चाहते हो, तो जाने के लिए जो ट्रैवलिंग का खर्च है उसके लिए आपको मॉनेटरी सेक्रीफाइस करना है. तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आप कह लेते हो या ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कह लेते हो. आपका उद्देश्य है कि MBA में एडमिशन लेना, कॉलेज में एडमिशन ले लेना, तो उसके लिए जो फ़ी के रूप में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो वो एडमिशन के लिए एक्सपेंडिचर हुआ. आपका ऑब्जेक्टिव है मकान बनाना, आपका ऑब्जेक्टिव है मकान रेंट पे लेना. तो व्हाट एवर बी मॉनेटरी सेक्रीफाइस और रिलीज मेड टू सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव्स, that will be your expenditure relevant to that very objective. जैसे इसको डिफाइन करते हुए हम लिख सकते हैं, यानी एक्सपेंडिचर implies sacrifice or releasing monetary resources to satisfy or attain an objective. किसी उद्देश्य विशेष को संतुष्ट करने के लिए, अटेन करने के लिए, है ना, जो भी मौद्रिक संसाधनों का हम त्याग करते हैं, that will be called expenditure, monetary objective. Okay. Now, business expenditure. In order to set up a business firm, a business organization or business entity, and to run it, whatever be monetary sacrifice is required to be incurred for the setting up a business and running up its operation will be called business expenditure. Is it clear? So business expenditure, yani so far as business expenditure is concerned, business expenditure is concerned, it refers to sacrifice of monetary resources to set up a business entity and to run its operations
Yani so far as business expenditure is concerned, it refers to sacrifice of monetary resources to set up a business entity and to run its operation. कहने का मतलब एक व्यापार को स्थापित करके उसको संचालित करने के लिए जो भी मौद्रिक संसाधनों का हम सेक्रीफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस एक्सपेंडिचर. नाउ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर को हम लोग ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं या किया जाता है. आप गौर से देखो तो बिजनेस एक्सपेंडिचर जितने भी हैं, या आप प्राइवेट एक्सपेंडिचर की भी बात करें तो आप ऐसा देख सकते हो, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है या मॉनेटरी सेक्रीफाइस है जिसका बेनिफिट हमें कई एक वर्षों तक, एक लंबे अवधि तक, लंबे पीरियड तक मिलता है, यानी लॉन्ग टर्म यूटिलिटी प्राप्त होता है. और कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है वो बार बार फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, इसलिए कि उसका बेनिफिट या यूटिलिटी जो है एक लिमिटेड पीरियड में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपायर कर जाता है, समाप्त हो जाता है. जैसे आप मकान खरीदते या बनवाते हो तो खर्च तो हैवी पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक मकान का लाइफ है. लेकिन अगर आप मकान किराए का लेते हो तो रेंट फ्रीक्वेंटली हर महीने देना पड़ता है, तो आप रेंट के हायर हाउस जो होगा, हायर चार्ज जो होगा वो बार बार देना होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बार बार बेयर नहीं करना पड़ेगा. इस तरह से कुछ एक्सपेंडिचर है जिसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज बिजनेस को मिलता है, और कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसका शॉर्ट टर्म एडवांटेज. इतना तो दिखाई देता है कि एक बार आप मकान का किराया दे दिए, वर्षों तक यूटिलाइज करोगे मकान, ऐसा नहीं होता. इसीलिए एक्सपेंडिचर को, इस फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो उसके बदले में जो है, एक्सपेंडिचर के बदले में जो बेनिफिट मिलता है या यूटिलिटी मिलती है, उसके पीरियड को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंडिचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया या बांट सकते हैं. Yani business expenditure can be broadly classified into 3 categories. The first one is capital expenditure. Capital expenditure. ये ध्यान में रखें, in accounting, revenue and capital concept or capital or revenue concept is an important concept. Most of the items accounting are classified in 2 categories, capital and revenue, like expenditure, capital expenditure, revenue expenditure, reserve, capital reserve, revenue reserve, profit, capital profit, revenue profit, receipts, revenue receipts, capital receipts, gain, capital gain, revenue gain, है ना. इस प्रकार से आप देखें तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो है वह कैपिटल और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पे आधारित है. तो इसलिए एक्सपेंडिचर में जहां तक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट एक मेजर कॉन्सेप्ट माना जाता है. इसीलिए इसको समझना, आइडेंटिफाई करना अति आवश्यक है ना. However, there is no demarcation line between capital and revenue expenditure. पहले क्लासिफाई कर लें हम लोग. कैपिटल हो गया, सेकेंड हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and third is deferred revenue expenditure. However, there is no demarcation line between capital and revenue expenditure. कैपिटल और एक्सपेंडिचर को सीधी रेखा खींच के आप बता नहीं सकते कि ये हमेशा कैपिटल होगा, ये हमेशा रेवेन्यू होगा. यानी यू कांट से दैट सच एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सच एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यू कांट से दैट because it depends upon the nature of the organization or job of the organization. Situations पे डिपेंड करता है, job of the organization पर डिपेंड करता है, पर्पस ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है. जैसे कि आप अगर फर्नीचर खरीदते हो, सपोज द बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैज एक्वायर्ड फर्नीचर फॉर क्लासरूम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासरूम के लिए खरीदा गया फर्नीचर है. यानी these furniture will be utilized या used by the institution for its whole life. उस फर्नीचर का जितना दिन का लाइफ होगा, वर्किंग लाइफ, एक्टिव लाइफ, उतने दिन तक इसका इस्तेमाल छात्रों को बिठा के पढ़ाने का किया जाएगा. बट द फर्नीचर हाउस फ्रॉम वेयर दीज फर्नीचर हैव बीन परचेज्ड, तो हिज purchasing and selling them, purchasing furniture and selling them are normal activity for that very furniture house. तो
वो फ्रीक्वेंटली ये फर्नीचर खरीदने बेचने का काम, यानी उसने इमीडिएट सेलिंग के पर्पज से फर्नीचर को खरीदा। और बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो है उसने क्या किस लिए खरीदा, परमानेंट यूज करने के लिए खरीदा। बिजनेस इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट उस फर्नीचर से मिलने जा रहा है। खर्च तो एक बार करना पड़ा है एक्विजिशन पे, लेकिन फर्नीचर हाउस को बार बार खर्च करना पड़ रहा है। एक बार ही बेचकर एक एडवांटेज वो ले सका फर्नीचर को, अगले बार फिर उसको खरीदना होगा, फिर बेचेगा, फिर खरीदना होगा। तो एक फर्नीचर हाउस के लिए वो फर्नीचर का परचेजिंग जो इमीडिएट सेलिंग पर्पज से खरीदा गया है, दैट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दैट हैव टू बी मेड फ्रीक्वेंटली। बट फॉर द बिजनेस इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी चीज को थोड़ा और क्लियर करके समझें कि जिस तरह का फर्नीचर वो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है फर्नीचर हाउस, उसी तरह का सेलिंग फर्नीचर जो है वो अपने काउंटर पे सजाता है कस्टमर्स को बैठने के लिए, अपने खुद बैठ करके डीलिंग करने के लिए। तो वो फर्नीचर उसने परमानेंट यूज करने के लिए खरीद रखा है फर्नीचर हाउस ने। तो सेम टाइप ऑफ कलर, सेम टाइप ऑफ कॉस्ट, सेम टाइप ऑफ डिजाइन, सब कुछ सेम है, बट the cost capital amount invested in that furniture for counter purpose will be called capital expenditure for furniture house, but the same furniture which have been purchased for immediate selling will be called revenue expenditure. Is it clear or not? तो आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि फलाना एक्सपेंडिचर हमेशा कैपिटल होगा, फलाना रेवेन्यू होगा, है ना। किसी मोटर व्हीकल के आप एजेंसी में जाते हो तो उसका तो काम ही है मोटर व्हीकल को खरीदना बेचना, तो उसके लिए मोटर खरीदना, गुड्स खरीदने के समान है, वो इमीडिएट सेलिंग पर्पज से ऐसा किया है। लेकिन हम लोग जो खरीदते हैं वो सेलिंग के लिए नहीं, परमानेंट यूज के लिए। तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कार जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन जो कार का ही डीलिंग करता है उसके लिए वो रेवेन्यू होगा, गुड्स के परचेजिंग के समान होगा, वो बार बार परचेज करेगा, बार बार सेल करेगा, है ना। इसको कई एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, है ना। अब आइए कि कॉन्सेप्ट तो होगा कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करते हुए आप इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ध्यान रखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर व्हिच आर मेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट as permanent resource of the asset business and which results in an increment in the earning capacity and the benefits of which are likely to accrue for long period। यानी 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। वह खर्च जो बार बार नहीं होता हो, यानी फ्रीक्वेंटली नहीं करना पड़ता है, और जिस खर्चे के अगेंस्ट में हमें या व्यापार को परमानेंट रिसोर्स का प्राप्ति यानी परमानेंट एसेट की प्राप्ति, आइदर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट की प्राप्ति होती है, और जिसके कारण व्यापार की एफिशिएंसी या कैपेसिटी में इन्हेंसमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, और जिसका लाभ व्यापार को लंबे समय तक मिलता रहता है। तो इस प्रकार के नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर से ध्यान से सुने, जो बार बार नहीं होता हो, जिसके अगेंस्ट परमानेंट एसेट की प्राप्ति होती हो, जिसके कारण एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ता हो, या और जिसका लाभ बिजनेस को लंबे समय तक मिलता रहता हो। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए एक पेपर हॉकर है, वह पेपर खरीदता बेचता है। अभी अभी नया नया शुरुआत किया उसने, सुबह में पेपर खरीद करके पांव पैदल चलते हुए जो है सो घर घर पेपर पहुंचाना शुरू किया। तो जरा सोचे कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर उसके कस्टमर होंगे तो वह 9 बजे सुबह तक पेपर लोग लेते हैं अक्सर, तो 9 बजे तक कितने घर को टच कर पाएगा? 5 या 10, क्योंकि उसको पांव पैदल जाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से उसकी कैपेसिटी क्या होगी? मात्र 10 रुपीज़ अर्निंग का। क्यों? कि एक पेपर पर अगर 1 रुपये का कमीशन उसे हासिल होता है तो 10 पेपर्स पे उसको 10 रुपीज़ का अर्निंग होगा। लेकिन कल को वो 1500 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, एक सेकेंड हैंड साइकिल को परचेज करता है। सेकेंड हैंड साइकिल 1500 में परचेज किया, अब 500 एडिशनल एक्सपेंडिचर उसके ऊपर किया ताकि टायर ट्यूब ओवरवायलिंग करा करके ऑन रोड उसको एक गुड वर्किंग कंडीशन में ले आया। कल से अगर उस साइकिल उसके पास हो गया, एक एसेट की प्राप्ति हुई, 2000 खर्च हुआ, 1500 प्लस 500 एक बार खर्च हुआ, अब वो ऑनर ऑफ द बाइसिकल हो गया, तो मालिक तो हो गया वो। अब वो चाहे तो उसे
हाँ, बेच सकता है, उसको घर में लगा के रख सकता है, लेकिन उसको बेनिफिट लेना है उस साइकिल से। क्या? तो उसको पेपर बेचने वाले प्रोफेशन में काम करना है। तो वो क्या किया, उस पेपर लेकर के साइकिल से घर टच करना शुरू किया अपने कस्टमर्स का। तो वो लगभग हम समझते हैं 50 to 100 घर को कस्टमर्स के यहाँ टच कर पाएगा और पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो उसका कमीशन जो 10 रुपये था, 100 पेपर्स दिया, घर में पहुंच गया, तो क्या हुआ, 100 रुपीज की अर्निंग होगी। तो उसका एसेट की भी प्राप्ति हुई। और ये 2000 रुपये का खर्च हर महीने या बराबर हर साल नहीं करना होगा, जब तक साइकिल का लाभ होगा तब तक इस्तेमाल, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये 4 क्वालिटी इसमें है। बार बार नहीं होता है साइकिल खरीदेगा, साइकिल के रूप में एसेट की प्राप्ति हुई। तीसरा, इसके कारण उसकी अर्निंग कैपेसिटी 10 टाइम्स बढ़ गया, और ये 10 टाइम्स अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने का एडवांटेज वो होल लाइफ ऑफ साइकिल लेगा। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पेपर हॉकर के लिए हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच टाइप ऑफ मॉनेटरी सेक्रीफाइस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फॉर whom और where. Okay, revenue expenditure now. Revenue expenditure refers to, just इसके विपरीत, refers to those routine expenditure which are made in day-to-day normal course of business activities and the benefits of which are expired within the accounting period. यानी जो खर्च बार बार करना पड़ता है ना, यानी रेकरिंग नेचर का। रेकरिंग मीन्स होता है फ्रीक्वेंटली, बार बार। और डे टू डेज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन जो है दिन प्रतिदिन के संचालन के दौरान करना पड़ता है, और जिसका एडवांटेज, बेनिफिट जो है व्यापार को उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलना समाप्त हो जाता है जिस अकाउंटिंग पीरियड में ये खर्च किए गए हैं। आपने जनवरी का किराया चुकाया है तो जनवरी भर आप रहो, बिजनेस के इस्तेमाल करो प्रीमिसेस का। अगर आपने 6 महीने का किराया चुकाया है तो 6 महीना तक यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरह से जिस महीने का आप पे करोगे, हर महीने आपको पे करना होगा और हर महीने उसका बेनिफिट लोगे। और जब इसका पेमेंट रोक दोगे, आपको बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो बार बार करना पड़ता है। तो सैलरी इम्प्लाई को हर महीने देना पड़ता है, मजदूर को अगर डेली वर्कर्स के हमेशा देना पड़ता है, पर डे देना पड़ता है, साप्ताहिक ही देना पड़ सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल में परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग, acquisition of plant, acquisition of machine, acquisition of motor. WAC is not for immediate selling purpose but for permanent resources. So these are the example of capital expenditure. And salary, rent, wages, discount, depreciation, stationery, printing, office expense, these are the example of revenue expenditure, because such expenditure of rent, salary, wages are frequently made in day-to-day normal course of business activities. Now डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग हाइब्रिड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। हाइब्रिड कहा जाता है जो दोनों का फीचर लेकर के रखता हो। जैसे कैपिटल का भी नेचर इससे मिलता है और रेवेन्यू का भी नेचर मिलता है। हालांकि इसका कोई एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस नहीं दिए गए हैं अकाउंटिंग में कहीं, फिर भी मैं डिफाइन करने का कोशिश करता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर in which are in prima facie appears like revenue. By name it appears like revenue expenditure, but the benefits of which are likely to accrue for long period, and that period cannot be identified exactly. कहने का मतलब है कि आप गौर करो, अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो एक एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा सकता है कि उस फर्नीचर का लाइफ 10 ईयर्स होगा, 20 ईयर्स होगा। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हो तो बिल्डिंग के जो इंजीनियर एक्सपर्ट है उसका केमिकल से जांच करके आपको बता सकता है कि इस बिल्डिंग का 50 ईयर्स लाइफ है और 80 ईयर्स लाइफ है। लेकिन अगर आप डेफर्ड एक्सपेंडिचर की बात करें तो नो डाउट इट्स बेनिफिट आर लाइकली टू एक्रू फॉर लॉन्ग पीरियड। इसका लाभ लंबे समय तक तो मिलता है, लेकिन कब तक मिलेगा वो एग्जैक्टली एसेस नहीं कर सकते आप, है ना। तो वो क्या है, डेफर्ड कहलाता, स्थगित। डेफर्ड मीन्स स्थगित आयगत व्यय, यानी नाम से एक रेवेन्यू दिखता है, काम से कैपिटल दिखता है, इसलिए मैंने कहा हाइब्रिड एक्सपेंडिचर। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक कोचिंग खोलते हैं किसी शहर में, किसी चौक चौराहे में, यानी सपोज कीजिए कि बिहार के मुजफ्फरपुर में हम एक अघोरिया बाजार चौक के ऊपर एक कोचिंग खोलते हैं। उस कोचिंग का उद्घाटन स्टेट या सेंट्रल किसी मिनिस्टर के द्वारा करवाते हैं, मोदी जी को ले लीजिए आप,
तो मोदी जी से उद्घाटन कराएंगे तो इनॉग्रेशन पे तो बहुत सारा खर्चा करना होगा, क्योंकि मोदी जी आएंगे, उनका डेलीगेशन आएगा, न्यूज वगैरह सबका, तो उस सारी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। बढ़िया सा पंडाल, और लोग जुटेंगे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सारा इंतजाम करना होगा। हैवी अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड इन ऑर्डर टू मैनेज देयर इनॉग्रेल इवेंट्स। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? उद्घाटन पे तो हम एक बार खर्च करेंगे उनके लिए रेस्पेक्ट में। अब आप देखो कि हर पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी मीडिया हैं कम्युनिकेशन के, सबके सब में ये छप जाएगा न्यूज कि फलाना स्टेटमेंट या भाषण या स्पीच मोदी जी औगड़िया बाजार मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर औगड़िया बाजार चौक पे जो है सो फलाने कोचिंग के उद्घाटन में ऐसा बोल रहे थे। तो हर लोग तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि एक विशेष कोचिंग की स्थापना की गई है मुजफ्फरपुर में। तो उस पब्लिसिटी का एडवांटेज हमको कब तक मिलेगा, आप टाइम नहीं बता सकते। तो हमारे द्वारा इनॉग्रल इवेंट्स पर जो खर्च किया गया वो लॉन्ग टर्म तो है, लेकिन उस पीरियड को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट को डेफर्ड एडवर्टीजमेंट के रूप में या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के रूप में हम लोग एंट्री करते हैं, अकाउंट मानते हैं। तो उसी प्रकार से आप बिजनेस शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर है, आप किसी शहर के किसी चौक चौराहे या एरिया में आप बिजनेस सेटअप किए हुए थे, लेकिन आपका बढ़िया परफॉर्मेंस उस एरिया में लोग ग्राहकों का आना जाना, कस्टमर्स का कम था, मूवमेंट कम था, नतीजा आपने बिजनेस को एक प्रचलित जो एरिया है वहां पे सेटअप ले गया शिफ्ट करके। तो शिफ्टिंग पे फर्स्ट टाइम खर्च आएगा, एक बार आएगा, लेकिन इसका एडवांटेज जो एक्स्ट्रा कस्टमर्स के रूप में आपको उस नए जगह पे मिलेगा, वो तो कब तक मिलेगा बता नहीं सकते, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि इस एरिया में, नए एरिया में हम कब तक बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो इसीलिए इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है नॉन रिकरिंग नेचर का, बाय नेम शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर लग तो रहा इनॉग्रल का, लेकिन वो क्या है, बाय नेम इट अपीयर्स लाइक रेवेन्यू, बट इट्स एडवांटेज और यूटिलिटी विल बी enjoyed by the business for unidentified period. That's why these are called deferred revenue expenditure. हम समझते हैं कि आपको कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होना चाहिए। और आगे अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी होता है तो वेलकम है, आप क्वेश्चन कर सकते हो कोई भी, और उसका हम उत्तर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ देने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।